हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राम एकेडमी। दिस इज योर निकिता मैम। आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी यूनिट थर्ड, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी तक हमने यूनिट 1 और 2 कवर किया और उनके एमसीक्यूज भी कवर किए हैं। अब हम यूनिट थर्ड में जानने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, किस तरीके से वो हमारे लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है, जो आपके समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हम वो सारे फैक्टर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे विद दिस यूनिट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1, यूनिट 3, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट या हम बात करें व्यवसायिक जो वातावरण होता है वो क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। बिजनेस क्या है? बिजनेस या व्यापार, हम सभी ने अपने आसपास देखा होगा, विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के हमने बिजनेसेस देखे होंगे। हमने छोटे व्यापारी भी देखे हैं तो कहीं ना कहीं बड़े व्यापारी भी देखे हैं। छोटे व्यापारी में आपने अपने सामान्य जीवन में देखा होगा, जो सब्जी वाले भैया आते हैं उनको देखा होगा आपने, या ब्रेड वाले आते हैं, या जो आसपास में किराना स्टोर्स हैं या स्टेशनरीज हैं जो छोटे छोटे फॉर्म में होती हैं, वो भी हमने व्यापार देखे। तो हमने बड़े बड़े रूप में भी बिजनेस देखे, हमने कई मार्ट्स देखे हैं, हमने कई मॉल्स देखे हैं, जो शॉपिंग मॉल्स हैं, या बड़ी बड़ी कंपनीज के फॉर्म में जो चीजें हो गई हैं, हमने ये सारी चीजों को देखा। तो बिजनेस का जो दायरा है वो छोटा और बड़ा दोनों तरीके का हो सकता है। अब बिजनेस चाहे हमारा छोटा हो या बड़ा हो, हम हमेशा यही चाहते हैं कि बिजनेस हमारा लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करे और ग्रो करे। कहीं ना कहीं बिजनेस की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट में आप आए हैं, आपने एक न्यू स्टार्टअप लिया है या आप बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी, तो वो कितने लंबे समय तक आपका चलता है वो महत्व रखता है। आप बिजनेस के लिए कभी भी ऐसा तो नहीं आते ना कि सिर्फ हम 2 ईयर का प्लान लेकर के आए हैं या 3 ईयर का प्लान लेके आए हैं। डेफिनेटली आप यही सोचते हैं, जब भी कोई स्टार्ट करता है बिजनेस तो यही सोचता है कि वो लंबे समय तक उसको मेंटेन रख सके मार्केट में, या सस्टेन करता रहे उसका बिजनेस। इसीलिए बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, बिजनेस के एनवायरनमेंट को जानना या वातावरण को समझना। अब बिजनेस एनवायरनमेंट को जानने के लिए और समझने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो क्या है, देखिए एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हैं। अगर मैं आपको सामान्य रूप में बताऊं, अभी विंटर सीजन आ गया है। विंटर सीजन आया मतलब बाहर का जो एटमोस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हुआ, सीजन चेंज हुआ, ठंड आई तो हमने ठंड के कपड़ों को पहनना शुरू कर दिया, स्वेटर, ब्लेजर्स और शॉल, ये सारी चीजें आप कैरी करने लग गए। क्यों? क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट में चेंज आया, उसके अकॉर्डिंगली आप में चेंजेस आए। ठीक है, आपको उन चीजों से खुद को प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए आपने ये चेंज लिया। अब सेम चीज समझिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं जो वातावरण है। ऐसे ही व्यापार में भी बाहरी वातावरण होता है और इंटरनल वातावरण होता है। एक्सटर्नल, इंटरनल, दो तरीके के वातावरण होते हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। तो बाहरी वातावरण का भी प्रभाव बिजनेस पर पड़ेगा कहीं ना कहीं, और जो आंतरिक वातावरण है उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो हम यही चीज को जानने और समझने के लिए आए हैं कि ये जो प्रभाव पड़ेगा, इससे हम अपने बिजनेस को किस तरीके से बचा सकते हैं या उसके लिए खुद को किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, और ये क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, उसके लिए हमको कैसे अवेयर होने की जरूरत है, क्या अवेयरनेस रखने की जरूरत है। क्योंकि अवेयरनेस रहेगी तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाएगा मार्केट में। तो देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन में बिल्कुल भी घबराइएगा मत, इतना सब कुछ लिखा हुआ देख करके बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में आप समझिए कि यहाँ पर बताया क्या गया है। हम बात कर रहे हैं, टर्म क्या लिए हमने, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में ये बता रहा है, रिप्रेजेंट क्या करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट करता है the sum of all the individuals, institution, कंपीटिंग जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, गवर्नमेंट, कोर्ट्स, मीडिया, इन्वेस्टर्स, ये सारी चीजें आ रही है। मतलब कि बहुत सारी चीजों का सम ही हमारा बिजनेस का एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहा है। मैंने आपको समझाया ना कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें अफेक्ट कर रही हैं कहीं ना कहीं, ये सब कुछ बाहरी वातावरण के द्वारा अफेक्ट कर रहा है, बिजनेस के ऊपर प्रभाव डाल रहा है अपना। क्लियर है? अब बहुत सारे चेंजेस होते हैं, अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिकल फैक्टर भी बहुत होता है, पॉलिटिकल फैक्टर भी होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज भी होता है। धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकली चेंजेस होते हैं तो उनको भी आपको अडॉप्ट करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है।
ये सारी चीजें जब चेंज हो रही हैं तो ये सारी चेंजेस के लिए हमको खुद को तैयार करना है ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अल्टीमेट गोल तक पहुंचे ही और साथ ही साथ लंबे समय के लिए स्थायित्व बना के रख पाए। मार्केट में हमें बने रहने के लिए खुद को बहुत ही समझदारी से यहाँ पर अवेयर रखना पड़ता है, हमको भी अपने एम्प्लॉइज को भी रखाना पड़ता है और वर्किंग के पैटर्न को कंटिन्यूसली अपडेट करते रहना पड़ता है। यही चीज आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में बता रही है। अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन की, ये तो आपको एक जनरलाइज फॉर्म में मैंने आपको एक थियोरेटिकल फॉर्म में लिख करके दिया हुआ है कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, लेकिन अगर मैं बात करूं प्रॉपर डेफिनेशन की तो सो मेनी डेफिनेशंस आर देयर, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेविड केप की डेफिनेशन। डेविड क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशन इवेंट एंड इन्फ्लुएंसेस द सराउंडिंग एंड इफेक्ट। तो अब आप समझ पा रहे हैं जितनी भी सराउंडिंग्स हैं वो सारी चीजें अफेक्ट कर रही हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। बेसिकली डेविड ने ये कहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो एग्रीगेट होता है सारी चीजों का। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा ना, सारी चीजों का सम हो रहा है, सारी चीजों का सम, बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत कुछ मिल करके बिजनेस एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, बिजनेस के वातावरण को बना रहे हैं। वातावरण में बहुत सारे फैक्टर्स आ गए। अब यही चीजों को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको हमने बहुत अच्छे से जानने और समझने के माध्यम से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये 2 पार्ट्स क्या है हमारे, फर्स्ट इज इंटरनल, सेकेंड वन इज एक्सटर्नल। जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है बिजनेस का, वो क्या होगा, और एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है बिजनेस का, वो आपके बिजनेस या व्यापार के जो आंतरिक है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, जो कि मैनेजर्स के थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू, एम्प्लॉयज के थ्रू, जो लोग वहां वर्क कर रहे हैं उनके थ्रू जो चेंजेस आएंगे, या जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनके थ्रू जो चेंजेस आएंगे, जो उसके अंदरूनी तौर पर जुड़े हुए हैं, आंतरिक तौर पर जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा जो परिवर्तन आते हैं बिजनेस के वातावरण में, वो हमारे कहलाते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट या आंतरिक कारक। दूसरा, अब हम देखते हैं सेकेंड वन, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर। एक्सटर्नल, देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट या व्यापारिक जो वातावरण होता है उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता है, जैसे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कितने सारे परिवर्तन आए कोरोना के बाद, एक के बाद एक चेंजेस आ रहे हैं। कभी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होती है, कभी अर्थव्यवस्था धीमी चलती है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं व्यापार को तो प्रभावित करती ही करती हैं। यही बेस्ट एग्जाम्पल है इसको समझने का। आप समझने का प्रयास कीजिए कि अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो क्या वो मेन एलिमेंट्स होंगे, क्या मेन एलिमेंट्स हो सकते हैं। मेन एलिमेंट्स में अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। इकोनॉमिकली अगर कोई पॉलिसीज चेंज हो रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऑल्सो, अगर गवर्नमेंट कुछ चीजों की पॉलिसी चेंज करता है तो आपको उनका भी ध्यान में रखना पड़ता है। अगर सरकार ने नियमों में परिवर्तन किया तो आपको अपने वर्किंग पैटर्न में चेंज लेके आना पड़ेगा। आपके अंदर उतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके बिजनेस में, आपके पास उतना स्पेस होना चाहिए बिजनेस में कि उस चेंज को आप अडॉप्ट कर सको, क्योंकि परिवर्तन तो संसार का नियम है, जैसे कि हम हमेशा से सुनते आए हैं अपने बड़े बुजुर्गों के माध्यम से। तो जो परिवर्तन है वो संसार का नियम है और उसको अपनाना ही पड़ता है, इसीलिए इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। क्लियर है। अब देखिए ये जो फैक्टर्स हैं, जो डायमेंशंस हैं, इनको हम इन डिटेल आगे समझते जाएंगे एक एक कर करके कि इन चीजों का क्या महत्व है और किस प्रकार से हमने इनको यहाँ पर ऐड किया है। अब देखिए हमने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था, आंतरिक वातावरण की हम बात कर रहे थे या इंटरनल एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे। जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कंपनी के अंदर का है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का। अब देखिए इंटरनल एनवायरमेंटल जो फैक्टर है आर इवेंट्स दैट अकर्स विदिन एन ऑर्गेनाइजेशन। जनरली स्पीकिंग जो इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर है वो इजियर होते हैं रेदर देन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर। क्लियर है, क्योंकि जो भी अंदर की चीजें हैं, जो भी फॉर एग्जाम्पल आपकी अगर परिवार में अंदरूनी कोई विवाद है, वो आपका इजीली आप लोग सब फैमिली मेंबर्स बैठ करके उस चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। पर जो बाहरी विवाद होता है, लाइक अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो उसके लिए कितनी बड़ी प्रोसीजर आपको फॉलो करनी पड़ेगी, आपको बीच में मीडिएटर्स रखने पड़ेंगे, आपको वकील, कोर्ट, बहुत सारी लंबी प्रोसीजर के माध्यम से उन चीजों को रिजॉल्व कर पाएंगे ना। लेकिन जो पारिवारिक मुद्दे होते हैं वो किस तरीके से इजीली घरेलू कोर्ट के माध्यम से सॉल्व हो जाते हैं। यही चीज के द्वारा आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो इंटरनल मैटर्स हैं, जो इंटरनल
वातावरण में परिवर्तन है उसको सॉल्व करना इजी है रेदर देन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पर यही बताया जा रहा है। तो अब जब हम बार बार यही सुन रहे हैं कि इंटरनल फैक्टर्स हैं, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है, अब हमको उसकी अगर हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि ये क्या क्या चीजें हो सकती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। अभी तो मैंने आपको एक कोर्ट केस के माध्यम से या पारिवारिक विवाद के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की कि ये मुद्दा असल में है क्या, पर एक ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट बिकॉज हम मैनेजमेंट स्टडी कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज किस प्रकार से आती है उसको जानते हैं। उसके लिए हमने कुछ मुख्य बिंदुओं को, कुछ मेन पॉइंट्स को लिया है, जैसे कि मैनेजमेंट चेंजेस या प्रबंधन परिवर्तन। मैनेजमेंट चेंजेस कैसे हो सकता है? आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, मे बी उसने कोई न्यू सीईओ को हायर किया, उसने किसी टॉप लेवल जो हायरार्की है उसमें कोई एक सीनियर पर्सन जो है उनको हायर किया और अब उनके हाथ में है आप सभी का जो भी वर्किंग, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, पॉलिसी मेकिंग है, वो सारी चीजों का जो दारोमदार है वो उनके हाथों में है। अब वो अपने अकॉर्डिंगली चीजों को सेट करेंगे। हो सकता है मे बी कि वो काफी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखते हो, उनका काम करने का जो तरीका हो वो काफी डिफरेंट हो, काफी अलग हो, वो इतना अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को अपलिफ्ट करने में हेल्प करेंगे, लेकिन उनका वर्किंग पैटर्न डिफरेंट है। वो नई चीजों के साथ, नए अपडेशन के साथ हमारी कंपनी में आए हैं, जिससे कि हमारी कंपनी और अच्छा ग्रो कर पाए। तो मैनेजमेंट में जब टॉप लेवल हायरार्की में चेंज आएगा ना कहीं उनके जो ऑर्डर्स होंगे, जो वो डायरेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, वो बाकी सारे एम्प्लॉइज की वर्किंग में चेंजेस लेकर के आएगी और वो परिवर्तन आपको लाने ही पड़ेंगे, करने ही पड़ेंगे। जैसे कि अगर हम सरकारी निकायों की बात करते हैं, नगर निगम में पहले क्या होता था, पहले पूरी जो वर्किंग होती थी वो मैन्युअली कागजों या डॉक्यूमेंट्स के थ्रू होती थी, कागजों में एंट्री होती थी, उसी चीजों के माध्यम से कार्य होता था। परंतु टेक्नोलॉजिकली अपडेशन आने के कारण क्या हुआ, अब कंप्यूटर में एंट्री करनी पड़ी। जो कुछ एम्प्लॉइज थे वो वर्क नहीं करना चाह रहे थे, परंतु फिर भी जो उनके सीनियर कमिश्नर जो आए, नगर निगम कमिश्नर, उन्होंने वो ऑर्डर्स दिए कि आपको करना ही पड़ेगा वो वर्क, ठीक है, मैंडेटरी है। अगर उसके लिए रिक्वायर्ड है तो उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की गई। ऐसा नहीं होता है कि ट्रेनिंग नहीं मिलती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, नई चीज के लिए वो लोग ट्रेनिंग बकायदा प्रोवाइड करते हैं, परंतु उस ट्रेनिंग को करना और मोटिवेशन को बनाए रखना, नई चीज को सीखना, यही तो अपडेशन है जो एनवायरनमेंट के हिसाब से आप अपने आप में चेंज कर रहे हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज कर रहे हो। आप सभी समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से प्रबंधन के परिवर्तन आने पे टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक का पूरी जो वर्किंग प्रोसेस है वो चेंज हुई, इंटरनल चेंज हुआ ना, जिसका हम पार्ट बन गए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट, कर्मचारी मनोबल। जैसे कि मैंने आपको अभी नगर निगम का उदाहरण दिया, उसी उदाहरण को आप ध्यान में रखेंगे तो आप समझ पाएंगे। अब जब नई टेक्नोलॉजी आई, लोग वर्किंग कैसे कर रहे थे, मैन्युअली वर्किंग कर रहे थे, लोग वहां पर कॉपीज में एंट्री कर रहे थे रजिस्टर में, अब उनको कंप्यूटर में वर्किंग करनी है। कहीं ना कहीं उनके अंदर का मोटिवेशन भी डाउन होगा, वो डीमोटिवेट फील करेंगे। बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज होंगे जो अपने रिटायरमेंट के नजदीक पहुंच रहे हैं, अब उनके लिए इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी को सीख पाना, कर पाना कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। उस समय भी हमको ऑर्गेनाइजेशन को अपलिफ्ट करने के लिए वो टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट को लाना ही पड़ेगा, क्योंकि कब तक हम परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज का जो मनोबल होगा, जो एम्प्लॉयज का मोरल होगा वो वीक हो रहा होगा, उस पर भी आपको काम करना पड़ेगा। कोई ना कोई ऐसा लीडर, कोई ना कोई ऐसा होगा वहां पर पोजीशन पर जो उनको उस चीज के लिए मोटिवेट करेगा। अगर ट्रेनिंग दी जा रही है तो ट्रेनिंग हेड होगा जो उनका, ठीक है, वो ट्रेनिंग हेड क्या करेगा, जो ट्रेनिंग लीड होगा वो उनको मोटिवेट करेगा कि आप सीख सकते हैं और उनको सिखाने का प्रयत्न करेगा। क्लियर है? अब देखिए कल्चरल चेंज। कल्चरल चेंज, सांस्कृतिक परिवर्तन जो आता है, वो अलग अलग संस्कृतियां जिस प्रकार से हमारे भारत में है वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी अलग अलग कल्चर होता है। हर कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है। जैसे कि आप बात करेंगे कुछ अच्छी कंपनीज की लाइक गूगल या अमेजोन की, तो वहाँ का जो इंटरनल जो वर्किंग कल्चर है वो काफी ज्यादा कूल काइंड ऑफ, हम जिसको बोल सकते हैं, या काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है वहाँ की वर्किंग में। वहाँ पर आपको प्रॉपर फॉर्मल अटायर को कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल लोअर टी शर्ट में भी चाहे तो जा सकते हैं वर्क के लिए। आपको प्रॉपर जो फॉर्मल है, शर्ट, ब्लेजर्स, ये सारी चीजें पहन, ये सब कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, वर्किंग कल्चर है, वो वैसा ही है। पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जाम्पल आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करें, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल अटायर चलता है,
अब आप वहां पर लोअर या टी शर्ट में या इस तरीके से काम करने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि उस जगह का जो एटमॉस्फेयर है, जो कल्चर है, वो अलग है। तो हमको अलग अलग जगह के, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अनुरूप कार्य करना पड़ता है और उस कल्चर के अनुरूप ढलना पड़ता है। तो जो जो परिवर्तन आते हैं, आज आप समझिए, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन गूगल है, अगर उसका वर्किंग कल्चर वैसा है और वो चीज ज्यादा बेनिफिशियरी है, अगर उसमें कुछ अच्छे बेनिफिट नजर आ सकते हैं, तो हो सकता है मे बी कि उस चीज को फ्यूचर में हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी अडॉप्ट कर ले। इसमें कोई भी दो मत नहीं, क्योंकि परिवर्तन हमेशा आता है। इसलिए हम बिल्कुल भी ये नहीं बोल सकते कि जो गूगल का ये कंसेप्ट है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती या अडॉप्ट नहीं कर सकती। तो जो भी कल्चरल चेंजेस आते हैं ना, उनके बारे में भी अवेयर रहना जरूरी है, ताकि अगर उस चीज में कोई ज्यादा बेनिफिट है, मे बी कि उतना रेडी होने में या उस तरीके से फॉर्मल चीजों को मेंटेन करने में जो टाइम की वेस्टेज होती थी, गूगल ने उस चीज की टाइम की वेस्टेज को कम करते हुए लोगों को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की। इसी चीज की अगर इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में समझ में आए, तो हो सकता है मे बी वो भी इन फ्यूचर इस चीज को एप्लीकेबल कर दें। इसलिए कल्चरल चेंजेस जो है वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट पर काफी इफेक्ट डालती है। अब देखिए, नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल चेंजेस या इश्यूज। फाइनेंशियल चेंजेस जो होते हैं वो हमेशा ही आते हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा प्रॉफिट ही अर्न करे, ये तो बहुत रेयर ऑफ रेयर केस होता है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉफिट अर्न करिए तो कभी कभी लॉस की भी सिचुएशन आएगी। प्रॉफिट लॉस इसी सीरीज में बिजनेस चलता रहता है। पर उस चीज की स्टेबिलिटी को हम मेंटेन रखें कि एटलीस्ट एक बहुत ज्यादा डाउनफॉल की सिचुएशन ना जाए कि हमारा बिजनेस ही लॉस में चला जाए। तो जब फाइनेंशियल हर्डल्स आते हैं ना, तो भी एम्प्लॉइज को बहुत चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं, लाइक उनका प्रमोशन, उनका बोनस, बहुत कुछ कॉम्प्रो करना पड़ता है। जो कंपनीज के थ्रू एक्स्ट्रा स्पेशल गिफ्ट्स दिए जाते हैं, जैसे कि हम सभी को पता होगा कि अगर हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सरकार के द्वारा भी बहुत सारे जो बेनिफिट दिए जाते हैं, कई बार वो बेनिफिट्स को भी कट कर दिया जाता है। जैसे पेंशन का जो प्लान था पहले, उसमें भी बहुत से परिवर्तन आए। तो बहुत सी स्थितियों में चेंजेस आते हैं और वो सारी चीजों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है एनी हाउ। तो बिजनेस में फर्क तो पड़ रहा है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज की वर्क प्रोफिशिएंसी पे फर्क पड़ रहा है, उनकी मनोवृत्ति पे या उन पर फर्क पड़ रहा है, तो अगर एटमॉस्फेयर में चेंज हो रहा है तो उन पर फर्क है, और उन पर फर्क है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फर्क आ रहा है। इफेक्ट तो पड़ रहा है किसी भी माध्यम से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बट इफेक्ट आ रहा है। चलिए, इतना क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमने देखा कि दो तरीके से एनवायरनमेंट थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने बोला ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आउटसाइड चीजों को कंट्रोल करना इज टफ, रेदर देन हम बार बार देख रहे थे ना, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनल में चीजें इजी है, एक्सटर्नल में टफ है। क्योंकि एक्सटर्नल में क्या चीजें आ रही हैं, एक्सटर्नल में ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, एक्सटर्नल में आ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप ऐसे चेंजेस लाइक इकोनॉमिकल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, मतलब बड़े दायरे में विस्तृत रूप में परिवर्तन आ रहा है जो बाहर से इफेक्ट डाल रहा है। सरकार ने अपने नियमों में परिवर्तन कर दिया, सरकार ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। अब गवर्नमेंट पॉलिसी जो चेंज हुई है, जो उन्होंने रूल्स रेगुलेशन लाए, आपको उनको मानना ही पड़ेगा। बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स होती है ना कि किसी को उतना परमिशन नहीं है, किसी ने 20 फ्लोर का बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा लिया, बट गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली वो चीज गवर्नमेंट ने सडन, पहले गवर्नमेंट का था कि 20 के लिए एप्लीकेबल है, बट सडनली दे आर चेंजिंग देयर प्लान कि 20 नहीं सही है, हमको 15 तक ही रखना है। तो उस बिल्डिंग को कहीं ना कहीं अतिक्रमण के द्वारा तोड़ा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे आपको कितना भी लॉस बेयर करना पड़े। तो ये सारे फैक्टर्स किस में आएंगे, ये फैक्टर्स आते हैं आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। आपदा आ जाती है, कोरोना जैसी आपदा आई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमने कभी इमेजिन की थी कि कोविड जैसी कोई भी डिसीज आएगी और हम सभी को विश्वव्यापी रूप से इस तरीके का एक दंश झेलना पड़ेगा। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप, हर तरीके से हमने बहुत ज्यादा संघर्ष किया उस ड्यूरेशन में। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे आपदाएं, बहुत सारी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जिनके लिए हम तैयार नहीं होते। इसीलिए एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, ये प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते। ये सडन सिचुएशन ऐसी आ जाती है, जिसके लिए बेस्ट एग्जांपल आपका कोविड है। ये सडन आया था, जिसके विषय में हम पहले से बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, ना अवेयर थे। अब देखिए,
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम इसको समझना चाहें, ये तो कोविड के माध्यम से हमने सामान्य रूप से इसको समझा। अब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन डीप जाते हैं तो चेंज इन दी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में चेंज हो रहा है, इकोनॉमिकल चेंजेस होते हैं। इकोनॉमिकल चेंजेस को समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं बैंक्स। बैंक्स क्या करते हैं, आपको लोन्स प्रोवाइड करते हैं। बैंक्स लोन्स प्रोवाइड करते हैं जिससे कि मनी की लिक्विडिटी मेंटेन रहे मार्केट में। मनी की लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए बैंक लोन देते हैं और बॉन्ड लेकर के आते हैं, और बॉन्ड्स लेकर के आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लोन और बॉन्ड्स, मैम बोलना क्या चाह रही है? मैम आपको यहाँ पर ये समझाना चाह रही हैं कि हम बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू बैंकिंग सिस्टम। अब बैंकिंग सिस्टम में क्या हो रहा है, मनी का फ्लो पूरे मार्केट में है। कोविड के टाइम पे क्या हुआ, मनी का सप्लाई चेन जो था वो ब्रेक हो गया। मनी की सप्लाई चेन ब्रेक होने के कारण कहीं ना कहीं लोगों ने पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना बंद किया। इकोनॉमिकली सिचुएशन बहुत वीक हो गई, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत वीक हो गई, क्योंकि सबने पैसे को बांध लिया, पैसों को खर्च करना बंद कर दिया, तो लिक्विडिटी फ्लो बढ़ गया। अब सरकार ने क्या किया, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, मनी के लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, मार्केट में सप्लाई करने के लिए मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड किए। मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दिए गए हैं आफ्टर कोविड। जिसने बेनिफिट ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अब जिन्होंने नहीं लिया तो उनका तो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए बोलते हैं कि अवेयरनेस रखिए। बिजनेस एनवायरनमेंट के माध्यम से हम यही चीज सीख रहे हैं, जीवन में एनवायरनमेंट में क्या चेंज हो रहा है आपको अवेयर रहना ही पड़ेगा। अब आप समझे कि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से कितना बड़ा चेंज आएगा। अब बिजनेस के लिए आपके पास मॉनेटरी टर्म्स में अगर कम इंटरेस्ट पे आपने लोन लिया तो आपके पास एक बहुत अच्छा कैपिटल इकट्ठा हो गया। क्लियर है? तो अब इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि इकोनॉमिकल क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम किस तरीके से कब किसी परिस्थिति का, मतलब बोलते हैं ना, किसी चीज का हम किस तरीके से सदुपयोग कर ले जाएं, उस चीज का हम फायदा ले जाएं। अगर ये फायदा, ये बेनिफिट मिल रहा था तो जो अवेयर था उसने उस अवेयरनेस के साथ उस चीज का बेस्ट यूटिलाइज कर लिया होगा। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट, थ्रेट्स फ्रॉम कॉम्पिटिटर या प्रतियोगिता से खतरा। कॉम्पिटिटर्स मार्केट में हमेशा अवेलेबल होते हैं या नहीं होते हैं? कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कीजिए, आपके कॉम्पिटिटर्स हमेशा अवेलेबल रहेंगे। अगर कोई आप न्यू कंसेप्ट भी लेके आते हैं तो उसी कंसेप्ट को कोई दूसरा भी ओपन कर सकता है, बट आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए किस तरीके से सस्टेन करे और हमेशा आपका बिजनेस चलता रहे, उसके लिए जरूरी है कि आप अवेयर रहें, समझे कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो क्या बेस्ट चीजें प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि कॉम्पिटिटर हमेशा क्या करता है, आपके नेगेटिव्स को पकड़ता है और उन नेगेटिव्स पे वर्क करता है। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है किसी भी बिजनेस में। कॉम्पिटिटर्स के साथ डील करने के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि उसके नेगेटिव की पॉइंट्स को पकड़िए और वो फैसिलिटी आप कस्टमर्स को यहाँ प्रोवाइड कर दीजिए। क्योंकि कस्टमर्स को कोई मतलब नहीं है, उसको जहां बेस्ट आउटकम मिलेगा, जहां उसको जो रिक्वायरमेंट उसकी जहां से फुलफिल होगी वो वहां पर जाएगा। पहले शॉपिंग के लिए मोस्टली लोग जो सिंपल किराना स्टोर्स हुआ करती थी उनको प्रेफर करते थे। अभी डीमार्ट का कंसेप्ट आ गया है, रिलायंस का कंसेप्ट आ गया है, तो लोग उनको प्रेफर करने लगे। तो पब्लिक के बारे में आप कभी कुछ नहीं बोल सकते, वो लोग कभी भी मार्केट को देख करके जहां उनको बेनिफिट और डिस्काउंट मिलता है वो लोग वहां अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे कस्टमर्स वहां चले जाएंगे। अगर आप अपनी शॉप में उनको मिनिमम रेट में बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करोगे तो आप उनको अपने पास रोक सकते हो, लेकिन ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपने व्यापार को बनाए रखने के लिए क्या फैसले लेते हैं। क्लियर है कि कंपटीशन से बचने के लिए, कंपटीशन का जो खतरा है उससे बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको अवेयर रहना ही पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर जो होता है वो 100% अफेक्ट करता है बिजनेस को। करता है या नहीं करता है? अगर मैं अभी करंट जो गवर्नमेंट है अगर मैं उसकी ही बात करती हूँ, करंट गवर्नमेंट क्या कर रही है, अगर मैं उसका एक एग्जांपल लेती हूँ तो कहीं ना कहीं रिलीजियस जो प्लेसेस हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा, रिलीजियस प्लेसेस को डेवलप कर रही है। अगर हम मध्य प्रदेश की ही बात करें तो उज्जैन में क्या हुआ है, उज्जैन में अभी जो महाकाल का मंदिर है उसमें इतना बड़ा चेंज लेकर के आए हैं, उसको इतना डेवलप किया गया उस प्रांगण को, जिससे कि आकर्षण बढ़ा और लोगों में उस जगह जाने के लिए भी आकर्षण बढ़ा,
टूरिज्म भी बढ़ेगा कहीं ना कहीं, वहाँ के जो लोग हैं उनका व्यापार बढ़ेगा क्योंकि लोग अधिक से अधिक लोग वहाँ पर जाना चाहेंगे। जो नया परिवर्तन आया है, जो लोग पहले गए हैं वो दोबारा से उस प्लेस पर विजिट करेंगे, नए लोग भी आकर्षित होंगे। उस स्थान का अपनी जगह तो महत्व है ही है क्योंकि वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, परंतु उसके साथ साथ उस प्लेस को कुछ मॉडिफिकेशन करके टूरिज्म को अट्रैक्ट किया गया। टूरिज्म के अट्रैक्ट होने से कहीं ना कहीं जो लोकल लोग हैं वहाँ के उज्जैन के, उन लोगों के बिजनेस में इंप्रूवमेंट आएगा क्योंकि टूरिस्ट बाहर से आएंगे तो उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, तो कहीं ना कहीं बिजनेस होगा तो इकोनॉमिकल सिचुएशन बूस्ट होगी। वही सारी चीजें तो गवर्नमेंट को भी बेनिफिट दिलाती है, आम जनता के लिए भी कार्य होता है क्योंकि सरकार अल्टीमेटली कार्य जो कर रही होती है वो लोक कल्याण के लिए कर रही होती है। इतना क्लियर है आप सभी को? तब आप समझ पा रहे हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। अब नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रेगुलेशन इन द इंडस्ट्री इटसेल्फ, या जो सरकार के नियम बनाते हैं। सरकार अपने अनुरूप विभिन्न समय और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रूल्स रेगुलेशन बनाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, कोरोना के समय में या अभी भी सेज आपने सुना होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अभी एसईजी की नई गाइडलाइन के अनुरूप उन्होंने कंपनीज को ये बोला है कि जो भी कंपनीज कोविड के टाइम से परमानेंट वर्क फ्रॉम होम दे रही थी वो उस चीज को चाहे 50% की परमिशन थी, जो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम था उसकी परमिशन 50% थी, बट अब 100% भी अगर कंपनी चाहे तो वो अलॉट कर सकती है। ये बहुत ही स्पेशल इंफॉर्मेशन है, जिनके भी ब्रदर्स सिस्टर्स सीनियर्स कर रहे होंगे, आप चाहें तो उनको अवेयर करा सकते हैं इस स्पेशल न्यूज से, सो दे कैन अप्लाई फॉर दिस थिंग। तो आप समझिए गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं। आप बिजनेस में इम्पैक्ट कैसे डालते हैं? जो लोग मेट्रो सिटीज में काम कर रहे थे वो लोग अब अपनी जो छोटी छोटी सिटीज से हैं, लोकल सिटीज से हैं, वो वहां पर आएंगे, अपने विलेजेस में आएंगे, अपने गांव से, अपने छोटे छोटे जहाँ शहरों से हैं, स्मॉल टाउन से, वो लोग वहां से भी काम कर पाएंगे, तो उन प्लेसेस का बिजनेस बढ़ेगा, और जो मेट्रो सिटीज हैं वहां पर उनका बिजनेस घटेगा। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है क्योंकि मेट्रो सिटीज काफी ज्यादा ग्रो कर गई, क्योंकि सारे लोग यहाँ से वहां इंक्लिनेशन हो गया, लोग वहां ट्रांसफर हो गए, वहां शिफ्ट हो गए, तो वहां का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ। लेकिन जो पीछे शहर छूट गए छोटे छोटे, जहां से बच्चे पढ़ के नौकरियों के लिए बाहर चले गए, उन जगहों की इतनी ग्रोथ नहीं हो पाई। पर करना तो एक बैलेंस क्रिएट है ना सरकार को, तो सरकार के लिए तो ये पूरा ही भारत, जो अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो ये पूरा ही भारत एक समान है, तो वो चाहेगा इक्वल बैलेंस क्रिएट करना। शायद इसी इक्वल बैलेंस को क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये न्यू पॉलिसी लेके आई। तो गवर्नमेंट जब भी रूल्स चेंज करती है तो परिवर्तन तो आएगा। अब यहाँ पर जो छोटे छोटे शहर और टाउन और विलेज हैं उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के माध्यम बहुत बढ़ गए। जिसने इस चीज को समझा और कंटिन्यूसली अवेयर रहा वो उस एनवायरनमेंट से बहुत अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेगा, और जिसने नहीं समझा वो पीछे रह जाएगा, वो उस चीज को समझ ही नहीं पाएगा। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या आप सरकार के साथ भी जुड़ के नौकरी भी करने जाते हैं, तो सरकार भी बिजनेस करती है, प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बिजनेस करती है, तो व्यापार तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आएगा ही आएगा। तो क्यों ना हम उसके आयामों को समझें, ताकि हम ना केवल इसको एग्जाम परिप्रेक्ष्य में समझ पाए, हम इसको अपने जीवन में भी उतार कर इसका लाभान्वित हो पाए, इसका बेनिफिट ले पाए। इतना क्लियर है आप सभी को? चलिए स्टूडेंट्स, आज हमने एक बेसिक समझा, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक किया कि किस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, उसके क्या क्या डायमेंशंस थे या क्या क्या उसके आयाम थे, हमने किन सेगमेंट्स में डिवाइड किया। इन बेसिक कंसेप्ट को विद दी जो मैंने एग्जांपल्स दिए, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं उनको, ताकि आपको बाद में वो चीजें इजी रहे पढ़ना, आपको बहुत ज्यादा बुकिश और थ्योरी ना पढ़नी पड़े। आप उन एग्जाम्पल्स को देखेंगे ना, आपको तुरंत याद आएगा कि मैम ने किस एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया था। आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे आगे के टॉपिक्स को लेकर के। Thank you all of you.